तो डांटना शुरू कर देते थे। कैसे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्ष ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेली नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं। ऐरा गैरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं अविद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर ही रहा। और मैं कहता हूँ तुम इतने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेरे तमाशे होते हैं, मैं कभी देखने जाता हूँ? तुमने कभी देखा है मुझे जाते देखा? रोज की क्रिकेट और हॉकी की मैच होती है, मैं पास नहीं रखता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम या जो खेलकूद के वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इस दर्जे में चढ़ते पढ़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलते रहो। दादा की गाड़ी कमाई के रूप पे क्यों बर्बाद कर रहे हो? और फिर बड़े भाई साहब की डांट शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत किसी का खेल नहीं अंग्रेजी पढ़ना। वो कोई भी तुम्हें लगता हो कि मैं खेलूं कूदूं और अंग्रेजी पढ़ूं, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। इतने बड़े बड़े विद्वान, उनको अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी बोलना तो समझती नहीं है, बोलना तो दूर की बात है। अभी तुम मुझे ही देख रहे हो कि मैं 2-2, 3-3 साल एक कक्षा में निकाल रहा हूँ, फिर भी पास होना कितना मुश्किल है। और तुम ऐसे टाइम गंवा रहे हो खेलने में, और तुम्हें लगेगा कि तुम ऐसे ही पास हो जाओगे, आगे चले जाओगे, तो पॉसिबल नहीं। तुम उम्र भर सड़ते रहोगे एक ही क्लास में। वो ऐसे अपने बड़े भाई छोटे भाई को कह रहे हैं, नरेटर को कह रहे हैं कि तुम सड़ जाओगे एक ही क्लास में, तुम्हें इतने टाइम हो जाएगा, तो क्यों इतना तुम बर्बाद कर रहे हो अपना टाइम? गाँव चले जाओ, नहीं दादाजी का पैसा भी बच जाएगा। तुम्हारे ऊपर पढ़ाई का जो खर्चा कर रहे हैं दादाजी, वो भी पैसा बच जाएगा। तुमने कभी मुझे देखा है कि मैं कभी खेल मेले तमाशे में गया हूँ, कभी हॉकी की मैच, क्रिकेट की मैच देखने गया हूँ? मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ उसमें, मैं पूरे दिन पढ़ते रहता हूँ। इतने पूरे दिन पढ़ने के बावजूद भी मुझे एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल लग रहे हैं। इसके लिए तुम अभी सुधर जाओ और टाइम पास करना छोड़ दो और पढ़ाई में लग जाओ। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कैसे सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बात कहते, ऐसी ऐसी सुक्ति बाण चलाते कि मेरी जिगर के टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं? जो काम मेरे बुद्धि के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खत्म करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करो। टाइम टेबल में खेलकूद की मौत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, और 6:30 से 7 अंग्रेजी कॉम्पोजिशन
फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक वापस हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। ओके, तो जब ये लताड़ मतलब ये डांट जब सुनते थे नरेटर अपने बड़े भाई साहब से, तो उनका दिल टूट जाता था, क्योंकि वो रोने लगते थे, उन निराशा आ जाती थी उन्हें। ऐसे कभी कभी ऐसे लगता था कि मैं ये सब छोड़ के घर चले जाऊं। अगर मुझे वो डर गए थे भाई की बात सुन के, बड़े भाई साहब की बात सुन के, कि इतनी अगर पढ़ाई और जिसमें मुझे रुचि नहीं है उसमें मैं अपना वक्त क्यों कराऊं, उससे तो मैं जाके घर पे जाके खेलते रहूं, हमने से पैसा भी वेस्ट नहीं होगा अपने दादाजी का। लेकिन 2-3 घंटे के बाद ये निराशा चल जाती थी। फिर वो क्या करते थे नरेटर, टाइम टेबल बनाते थे कि पैसे पढ़ाई कैसी करनी है, और उन्होंने जैसे टाइम टेबल बनाया और जैसे टाइम टेबल बनाते थे, और टाइम टेबल बना दिया कि ये टाइम टेबल अभी फॉलो करना है और इस तरह से पढ़ाई करनी है ताकि वो सफल रहे। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांवघात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे से इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया का बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़िया खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। तो नरेटर कहते हैं ओके कि टाइम टेबल बनाना बहुत आसान था, लेकिन वो टाइम टेबल पे अमल करना मुझे बहुत दिक्कत आ जाती थी। मैं दूसरे ही दिन से उस टाइम टेबल का अवहेलना मतलब तिरस्कार करने लगता था। मुझे बार बार वो मैदान की हरियाली बुलाती थी, ठीक, हल्के हल्के झोंके, वो उछल कूद, फुटबॉल खेलते वक्त, हुतुतु खेलते वक्त, कबड्डी खेलते वक्त, ओके, वॉलीबॉल, वो सब याद आते थे, और मेरा ध्यान धीरे धीरे वापस खेल कूद की तरह आकृष्ट हो जाता था, पढ़ाई की बदले खेल कूद की तरह आकृष्ट। तो वो आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद नहीं रहती थी, भाई साहब की नसीहत, सब मैं भूल जाता और मैं वापस खेलना शुरू करता था। ओके, और मैं बड़े भाई साहब से दूर दूर भागता, उनके साय से भागता, दबे पांव चुपचाप मैं हॉस्टल की रूम में आता था। ओके, ताकि उनकी मुझ पे नज़र ना पड़े, और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तो जैसे कि मेरे प्राण चले गए। ओके, हमेशा हम मेरे सर के ऊपर एक नंगी तलवार लटकती थी कि ये मैं अभी खेल रहा हूँ, ये भाई साहब को मालूम पड़े और भाई साहब मुझे बहुत डांटे। तो फिर भी इतनी सारी मौत और विपत्ति के बीच भी, मतलब जैसे बहुत विपत्ति डिफिकल्टी आने के बाद भी आदमी मोह और माया को नहीं छोड़ता है, उसी तरह भाई साहब डांटेंगे, ये सब मालूम होने के बाद भी, इतने सब डांट सुननी पड़ेगी, इसके बावजूद भी मेरा मन हमेशा खेल कूद की तरफ आकृष्ट हो रह जाता था। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सालाना इम्तिहान हुआ, हर साल जैसे इम्तिहान होते, इम्तिहान यानी एग्जाम्स हो गई, भाई साहब फेल हो गए, भाई साहब तो पास नहीं हुए, लेकिन नरेटर पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। नरेटर पास हो गया, बिना पढ़ाई करते हुए भी नरेटर पास हो गए और अपने क्लास में वो फर्स्ट आ गए। मेरे और उनके बीच में अभी सिर्फ केवल 2 साल का अंतर रह गया।
अभी पहले उनके दोनों के बीच में 4 साल का अंतर था, 5वीं में थे तभी 9वीं में थे, लेकिन भाई साहब भी 9वीं में ही रह गए और ये 7वीं तक आ गए थे। अभी सिर्फ 2 साल का अंतर दोनों के दर्जे में रह गया था। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथ लो, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वो इतने दुखी उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, जब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान भी हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजियत की तो साफ कह दूंगा, अपने आप ने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो फिर दिमाग हो गया है तुम्हें। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया? या यूं ही पढ़े गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असली चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल के स्वामी थे। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का राज्य है, उनका विस्तार भी बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों के आधिपत्य के स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, मतलब महीप मतलब राजा, उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उससे दास थे। मगर उसका अंत कैसे हुआ? क्यों हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसके चुल्लू पानी देने वाला भी न था। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर कभी अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। तो क्या होता है कि साल की एग्जाम्स होती है, उसमें हमारे नरेटर अपने दर्जे में फर्स्ट साल होते हैं अपने क्लास में, लेकिन बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं। तो अब नरेटर कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लगने लगा कि अभी जाके मैं सुनाऊं बड़े भाई साहब को, क्या हुआ इतनी पढ़ाई करके आपने क्या कौन सा बड़ा तीर मारा, आखिर तो फेल हो गए। मैं देखो खेल कूद करके भी मेरे क्लास में पहले आया हूँ। लेकिन जब वो देखते हैं बड़े भाई साहब को, तो बड़े भाई साहब बहुत ही दुखी कष्टी है, तो उनको दुखी कष्टी देखकर इनका दिल नहीं मानता है कि उनके दुख पे और नमक छिड़कूं। उन्हें वो लज्जास्पद लगता है, इसलिए वो कुछ बात नहीं करते हैं बड़े भाई साहब से नरेटर। लेकिन अभी उनका आत्मसम्मान बढ़ता है कि नहीं, मैं पास हो सकता हूँ बिना पढ़ाई करके, बिना मतलब कम पढ़ाई करके भी मैं पास हो सकता हूँ, ऐसा उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। ओके, तो वो कुछ बात नहीं करते उल्टी सीधी बड़े भाई साहब को, लेकिन अभी उनके बिहेवियर में एक फ़र्क आ जाता है। तो ये जो फ़र्क आता है बिहेवियर में, अभी वो ज़्यादा डरते नहीं हैं बड़े भाई साहब को, तो ये जो फ़र्क उनमें जो आता है बिहेवियर में, ये बड़े भाई साहब जांच लेते हैं। और एक दिन क्या होता है, सवेरे निकलते हैं छोटे भाई साहब ये नरेटर, और दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलते हैं। और जब घर पे आते हैं वापस, जब घर पे नहीं अपने हॉस्टल के रूम में आते हैं, तो बड़े साहब भाई साहब फिर तलवार खींच लेते हैं, मतलब उनको डांटना चालू कर देते हैं।
कि बोले मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम पास हो गए और क्लास में पहले आ गए हो, तुम्हारे दिमाग में हवा चढ़ गई है, तुम्हारा सिर चढ़ गया है। ओके, तुम्हें अभी घमंड हो गया है। ओके, तुम्हें पता नहीं, रावण को भी, रावण का चरित्र आपने पढ़ा है ना, तो उसमें से क्या सीख ली? वो पूछते हैं नरेटर को, क्या सीख ली रावण के चरित्र से? कि रावण एक चक्रवर्ती राजा था, मतलब अंग्रेजों से भी पूरे भूमंडल पे उसका राज था। अंग्रेजों का अभी इतना बड़ा राज कारोबार है, फिर भी उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहते, लेकिन रावण को तो भी चक्रवर्ती कहते थे। देवता भी उसके गुलाम बन गए थे, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े राजा भी उसे टैक्स देते थे, कर देते थे। और ऐसे रावण को, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मजबूत रावण को घमंड हो जाता है, और घमंड होने की वजह से क्या होता है, वो उसको श्री राम की वजह से उसको मौत आ जाती है, और उसको चुल्लू भर पानी पीने के लिए भी कोई नहीं बचता। तो ऐसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर रावण जैसे आदमी को, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट को घमंड की वजह से जान देनी पड़ी, उसे सब कुछ खो देना पड़ा, तो तुम क्या हंसती हो? तुम तो सिर्फ एक क्लास में फर्स्ट आए हो, अभी से इतनी घमंड करोगे तो जिंदगी भर ऊपर नहीं आओगे। ओके, तो अभिमान किया, अगर आप घमंड करोगे तो इस दुनिया से दोनों से आप चले जाओगे। शैतान का हल भी पड़ा होगा, उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का इससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शायरों ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया हो और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तुम तो अब आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इसमें कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। तो बड़े भाई साहब कहते हैं कि शैतान को भी जब घमंड हुई, उसे लगा कि उससे बड़ा कोई ईश्वर का भक्त नहीं है, तो वो घमंड की वजह से क्या हुआ, उसको स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। ठीक, फिर वो इसके शेरुम का भी उदाहरण देते हैं। शेरुम ने भी एक बार अहंकार किया तो उसे भीख मांगना पड़ा। तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया पहले दर्जे से, तो तुम्हें अभी से इतनी घमंड हो गई है। ओके, तो यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। क्या कहते हैं बड़े भाई साहब, तुम मेहनत से पास नहीं हुए, तुम्हें सिर्फ नसीब से पास हुए। जैसे कभी कभी अंधे को बटेर लग जाती है, तो बटेर बार बार नहीं लगती, कभी कभी लगती है। अंधा कभी कभी निशाने पे चोट मार सकता है, लेकिन बार बार नहीं होता है। सफल कौन होता है? वो जो हमेशा उसका निशाना लगे। तो तुम्हें लक बाई चांस तुम पहले आए हो, तो ऐसे मत समझना कि तुम बहुत होशियार हो और तुम ऐसे ही पास होते जाओगे। नहीं, तो अपने को सुधारो, इतना अहंकार मत करो। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांत पिसना आ जाएगा। अब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चपाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना पड़ेगा, आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद करना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया और क्या होगा, सब नंबर, सब अंक आपके गायब हो जाएंगे, सफा चट हो जाएंगे। सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों का नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चलते गए।
मुझसे पूछते पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। ओके, तो बड़े भाई साहब कहते हैं नरेटर को कि मैं फेल हो गया, इसके बगैर मत जाओ, जब तू 9वीं कक्षा होगे में आओगे तब पता चलेगा अलजेब्रा क्या होती है और ज्योमेट्री क्या होती है, और इंग्लिस्तान का इतिहास भी जान जाओगे कितना डिफिकल्ट है इंग्लिस्तान का इतिहास, क्योंकि उनके बादशाहों का नाम याद रखना ही बहुत दिमाग की खिचड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ अलग अलग नाम नहीं है बादशाहों के, एक ही नाम हेनरी, हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी द 4, हेनरी द 5, ऐसे कितने हेनरी है, 8 हेनरी है, और किसके हेनरी के कार्यकाल में क्या हुआ ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने 7वें हेनरी के बदले 8वां हेनरी लिखा तो आपके सारे अंक आपको सपाचट हो जाएंगे, आपको एक अंक भी नहीं मिलेगा। और कितने एक ही नाम के कितने लोग हैं, चार्ल्स नाम के कितने लोग हैं, कोरिया लोग हैं, विलियम्स कितने हैं, ओके, दर्जनों विलियम्स है, दर्जनों जेम्स है, मतलब एक एक दर्जन जेम्स नाम के राजा है, एक एक दर्जन, सिर्फ उनके आगे क्या लिखा है, प्रथम, द्वितीयम, चतुर्थ, पंचम, मतलब ये सिर्फ एक ही, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज द्वितीय, तो किसका द्वितीय पंचम, मतलब अगर वो मुझसे नाम पूछते तो मैं उनको दर्जन कितने हजारों नाम देता, एक ही नाम क्यों रखे पता नहीं। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अजब में क्या फर्क है। और व्यर्थ की बात किए ये क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई और दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, फर्क क्या पड़ता है। मगर इन परीक्षकों का क्या परवाह, उनको क्या परवाह है, वह तो बस यही देखते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है वैसे ही छात्रों ने लिखना चाहिए। चाहते हैं ये परीक्षक क्या चाहते हैं कि हर छात्र एक एक अक्षर रट जाए, और इस रटन का नाम ही शिक्षा कहता है। वही उन्हें सिर्फ रटना, शिक्षा मतलब क्या है, सिर्फ रटना हो गया है। और आखिर इन बेसिर पर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा, मतलब ये फिजूल बातों को पढ़ने से क्या फायदा। वो क्या कहते हैं बड़े भाई साहब, ज्योमेट्री अलजेब्रा भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, ज्योमेट्री मतलब बहुत डिफिकल्ट है, वो खुदा की पनाह है। अगर आप ABC के बदले CBA लिखेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगी, तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आया, सब कुछ गलत हो जाएगा। मुमतहीन मतलब परीक्षक, ये परीक्षक सिर्फ क्या देखते हैं कि जैसे पुस्तक में लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, जैसे किताब में लिखा है अगर वैसे आपने किताब में नहीं लिखा तो आपको सीधा वो गलत रख देंगे और आपके सीधे मार्क काट देंगे। ठीक, तो उनका कहना है कि बस आपको रटना है, अगर आप रटते हो अच्छी तरह तो आप होशियार हो, आप पास हो जाओगे। ओके, इस रेखा पर वह लिंब गिरा दो और तो आधार नंबर से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी वजह से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफत याद करनी पड़ेगी। ओके, तो ये क्या कहते हैं कि साइंस में इस रेखा से या ज्योमेट्री में इस लाइन से आपको यहाँ पे ये लंब डालना है और ये आधार लंब से ये दुगना हो जाएगा। अरे बोलते हैं बड़े सही भाई साहब, अरे वो दुगना हो या चौगुना हो या आधा हो, मुझे उससे क्या लेना देना है, ये सब फिजूल की बातें है, वो कुछ काम की है क्या, मेरे रोज के जीवन में कुछ काम की नहीं है, फिर ये फिजूल की बातें पढ़ाई में क्यों दी रखी है। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। ये सब क्या कर रहे हैं बड़े भाई साहब ने, एक लेक्चर चालू है बड़े भाई साहब को, बड़े भाई साहब का लेक्चर चालू है किसके लिए, ये नरेटर को, कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आगे जाएगा 9वीं में जाएगा तो कितनी तकलीफ हो जाएगी तुझे पढ़ाई की, वो लेक्चर दे रहे हैं। आगे क्या लेक्चर दे रहे हैं देखो, कह दिया समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है, इसमें आदमी के जीवन में संयम आ जाता है,
दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे, 4 पन्ने? जो बात इस वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत ही क्या है? मैं तो उसे हिमाकत कहता हूँ, अननेसेसरी कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे कई जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, और नहीं होता तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाने पड़ते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, हम ऐसे पूछ नहीं सकते। वो कहेंगे हम अध्यापक हैं, हम तो बोलेंगे क्या करना है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कितनी कठिनाई है 9वीं में पास होना। लाख फेल हो जाएं, लाख फेल होया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। तो आगे डांटते हुए नरेटर को बड़े भाई साहब कहते हैं कि निबंध लिखना पड़ता है, समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी के बारे में। अरे समय की पाबंदी लिखना मालूम है, समय की पाबंदी अच्छी बात है, उस पर हम लिख सकते हैं, लेकिन कितना लिखना? 2-4 लाइन में लिख सकते हैं ना, क्यों पाबंदी है? इसमें 4-4 पन्ने, वो भी फुल स्केप लिखने की क्या जरूरी है? हमें मालूम है समय की पाबंदी अच्छा है, उससे स्नेह बढ़ता है, मतलब उससे आदमी की तरक्की होती है, स्नेह बढ़ता है, दूसरों को अच्छा लगता है, जो टाइम पाबंद रहते हो हम समय के। तो ये सब लिखने में इतने 4-4 पन्ने क्या लिखना है? कुछ जरूरत ही नहीं। लेकिन ये जो अध्यापक है वो नहीं समझते हैं। उनको अगर पूछेंगे तमीज की बात करो तो बोलेंगे हम सोचेंगे हमें तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब अननेसेसरी हम लोग जो चीज जरूरी नहीं है उसके ऊपर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ओके, और तुम्हें भी ये सब कुछ मालूम पड़ेगा कि कितनी डिफिकल्टी होती है ये सब करने में। अब तुम 6वीं कक्षा में आ गए, 7वीं कक्षा में आ गए हो, 9वीं कक्षा में आओगे तब ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब इतनी सब कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ेंगी। तभी आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा, मतलब तभी कीमत समझेगी 9वीं की पढ़ाई की आपको। ओके, सही कीमत क्या है, सही कितनी डिफिकल्टी है ये पढ़ाई करने में। ओके, अभी इस दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारे पाँव जमीन पे नहीं है। अगर इसी कक्षा में, इतने छोटे कक्षा में तुम अव्वल आ गए तो घमंड आ रही है तुम्हें, तो लेकिन मैं तो फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है, इसके लिए मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ। ओके, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसकी गांठ मार लो, बराबर ध्यान से सुन लो, नहीं तो आगे आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ओके, ऐसे कौन कह रहा है? बड़े भाई साहब नरेटर को। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। नरेटर कहते हैं कि ये उपदेश माला ऐसे ही चल रही थी, ईश्वर जाने वो कब खत्म होती थी। स्कूल का समय निकट आया, इसके लिए अच्छी बात थी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, मतलब अभी स्कूल में जाने के लिए जो भी भोजन कर रहे थे उसमें कुछ स्वाद नहीं आ रहा था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग, बस खाना है इसके लिए खा रहे थे।
वो सोचते जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिया जाए। नरेटर कहता है अगर मैं पास होने के बावजूद, फर्स्ट आने के बावजूद अगर बड़े भाई साहब इतना मुझे सुना रहे हैं, तो अगर मैं फेल होता तो मेरी जान ही ले लेती। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों से मेरी अरुचि जो की तो बनी रही। मतलब नरेटर कहते हैं कि बड़े भाई साहब ने अपनी कक्षा के बारे में इतना भयंकर चित्र खड़ा कर दिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो भयभीत हो गया। ताज्जुब की बात है कि मैं ये पढ़ाई छोड़ के घर कैसे नहीं भागा। ओके, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुझे पुस्तकों के बारे में रुचि नहीं पैदा हुई। मैं फिर भी मेरा ध्यान खेलकूद की तरह ही आकृष्ट हो रहा था। खेलकूद का कोई अवसर मैं हाथ से न जाने देता, मतलब खेलने का, कूदने का एक भी चांस में गवाता नहीं था। पढ़ता भी मगर बहुत कम। नरेटर पढ़ते थे लेकिन कम पढ़ते थे, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना पड़े। वो बस इतना पढ़ते कि रोज का होमवर्क जो होता था वो रोज का होमवर्क और टास्क करते थे पूरा, ताकि क्लास में अगर अध्यापक पूछते हैं तो उनके सामने, वो पूरी क्लास के सामने एम्बेरस ना हो। तो वो पढ़ाई करते थे लेकिन बस उतना ही, रोज का जितना करना था उतना ही, ज़्यादा नहीं। बड़े भाई साहब जैसे सवेरे उठ के रात तक पढ़ाई नहीं करनी है, बस जितना क्या है उतना ही करो, चुपचाप बैठ जाओ। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। मतलब उनके मन में पहले आने से जो आत्मसम्मान पैदा हुआ था वो वापस लुप्त हो गया और फिर वो चोरों जैसा जीवन चलने, मतलब वापस खेलने लगे और चोरों जैसा घर में घुसने आना, रूम में घुस आना और चुपचाप नज़र से हटके, बड़े भाई साहब के नज़र से हटके रहना, यही चलता रहा। और ब्रेक के बाद हम अभी तीसरा पार्ट जो है इसी चैप्टर का वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बाय दैट टाइम।